नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रिफाइन स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 जिसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 जिसके एग्ज़ाम जो हैं जल्द ही होने वाले हैं। इसका हमने रिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3 जो है बहुपद वाली पॉलिनोमियल्स, उसके हमने रिवीजन कर लिया था। आपको इस जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक मिल जाएगा। और एक हमने रिवीजन किया था एक्सरसाइज 4 जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएँ, वो भी हमने इस चैनल में अपलोड कर दिया है। आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, आपकी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 9 है। इसके बारे में हम बात करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति आपके सिलेबस में निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड सिंपल सा एक बेसिक है कि भाई निर्देशांक जो होते हैं वो किस तरह से व्यक्त किए जाते हैं। और उसके बाद में आपके आता है दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। और उसके बाद में है एक रेखाखंड का विभाजन, जिसमें बाह्य विभाजन और अंत विभाजन दोनों आपके सिलेबस में है। बहुत आसान सी प्रश्नावली है बेटा, बेसिकली 3 इसमें सूत्र हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से उन सूत्रों को समझिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ उनको आप देखिए ध्यान से और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे। और ये जो प्रश्नावली है इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सीधा एक क्वेश्चन भी आ सकता है 6 नंबर का, या दो अलग अलग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट करके 3-3 नंबर के क्वेश्चन करके और उसको मिलाकर 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं बच्चों। बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देशांक एक्चुअली होते क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी। निर्देशांक जो है उसकी ज़रूरत होती है किसी भी बिंदु या कोई जो पॉइंट है उसकी लोकेशन ढूंढने में कि भैया ये जो पॉइंट है वो कहाँ लोकेट कर रहा है, कहाँ पर स्थित है। जिसमें से निर्देशांक जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्तीय निर्देशांक होते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं। बट आपके जो सिलेबस में है वो है कार्तीय निर्देशांक, जो बहुत ईजी है। आप सारे इस चित्र से भलीभांति परिचित होंगे कि जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन जब हम व्यक्त करते हैं तो हम इन 2 रेखाओं का यूज़ में लेते हैं। ठीक है, ये जो रेखा है क्षैतिज रेखा, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, अब वर्टिकल जो लाइन है, उसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु ओ। ठीक है, और किसी भी पॉइंट की जब लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है P, तो हम सबसे पहले उसका x निर्देशांक लिखा करते हैं, अर्थात उस पॉइंट की लोकेशन में x का मान कितना है, और उसके बाद में y का मान लिखते हैं, बीच में लगाते हैं कोमा, और यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो छोटा कोष्ठक काम में लिया जाता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो 2 रेखाएं हैं ना, एक्स एक्स और वाई एक्स, इसने इस पूरे समतल को, या मैं कहूँ तो इस बोर्ड को 4 भागों में बांटा है। ये भाग जो है उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, अर्थात इस पूरे के 4 टुकड़े हुए उसमें से एक अंश या एक टुकड़ा ये कहलाता है, ये जो भाग है वो कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। आप कह सकते हो एक्स ओ वाई, ये जो हिस्सा है पूरा वो क्या कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह से ये दूसरा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मूल बिंदु O है उसके इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं x की वैल्यूज़ क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, और इस साइड में इसकी वैल्यूज़ जो होती है वो माइनस की ली जाती है। एक्स एक्स की जो वैल्यूज़ होती है वो मूल बिंदु से इस साइड में ना क्या ली जाती है, माइनस की ली जाती है। और वाई एक्स जो होता है वो उसके निर्देशांक या उसकी वैल्यूज़ मूल बिंदु के ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस होती है। तो इस भाग की अगर मैं बात करूं तो इस भाग में जो निर्देशांक होते हैं उनकी अगर हम चिन्हों की बात करें तो वो किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे चूँकि x का मान भी प्लस का होता है और y का मान भी प्लस का होता है, तो इस भाग में जो भी निर्देशांक होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, प्लस कोमा प्लस, अर्थात x का मान भी पॉजिटिव होगा और y का मान भी पॉजिटिव होगा। अगर हम इस भाग की बात करें, भाग सेकंड की, जिसमें आप देख सकते हो x का मान जो है वो माइनस का है और y का मान आप देख सकते हो इस भाग में प्लस का है, तो निर्देशांक जब आएंगे इस भाग में वो कुछ इस फॉर्म में आएंगे। अब पहले माइनस क्यों लिखा,
क्योंकि अभी हमने बात की कि जब भी आप निर्देशांक लिखोगे तो पहले x की वैल्यूज़ लिखोगे और उसके बाद में y की वैल्यूज़ लिखोगे, ठीक है। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये तृतीय चतुर्थांश है, जिसको आप कह सकते हो x डैश o y डैश, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। इसमें निर्देशांक किस प्रकार के होते हैं? इसमें निर्देशांक होते हैं दोनों माइनस के होते हैं। x की वैल्यूज़ भी आप देख सकते हो माइनस की है, और y की वैल्यूज़ ये yx, ये वैल्यूज़ भी क्या है? माइनस की है। और जो चौथा चतुर्थांश होता है इसमें प्लस का x की वैल्यू प्लस की होती है, देख सकते हो आप, और y की वैल्यूज़ क्या होती है? माइनस की होती है। क्लियर? ये तो हो गए इन चतुर्थांशों में चिन्हों की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी लोकेशन, किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम किस तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दे दिया, मान लीजिए कोई बी पॉइंट दिया हुआ है जिसके निर्देशांक है 1,2, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 किसका मान है? x का मान है। पहला जो वैल्यू दे रखी है ना निर्देशांक में, वो किसकी होती है? x की होती है। तो x का मान कितना है? 1, और y का मान कितना है? 2, ठीक है। तो x का मान 1 और y का मान 2। अब इसको लोकेट कैसे करते हैं? इस ग्राफ में ये जो चित्र है इसमें हम कैसे बताएंगे कि ये बिंदु कहाँ पर है? उसके लिए देखिए x का मान 1, आप देखिए x अक्ष पर 1 कहाँ है? आप देख सकते हो प्लस का 1 है ना। तो x का मान 1 कहाँ पर है? ये वाला, ठीक है। और y का मान कितना है? 2, वो कहाँ पर है? y अक्ष पर, ये रहा। मतलब एक x का मान 1 तो यहाँ पे है और y का मान 2 यहाँ पे है। इन दोनों की सीध में, अर्थात अगर आप यहाँ से ऐसे लंबवत रेखा खींचें और यहाँ से भी आप लंबवत रेखा खींचें y अक्ष पे, तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेदित होती है, ठीक है, वो पॉइंट जो है वो होगा आपका बिंदु B, जिसके निर्देशांक होंगे 1,2। क्लियर? अब इसी तरह से आप अलग अलग निर्देशांक बता सकते हो, ठीक है। जैसे 1,-1 कहाँ पे होगा? 1,-1 ये पॉइंट कहाँ पर होगा? तो 1 किसका मान है? x का, और y का मान कितना है? -1। तो x का मान 1 ये रहा, और y का मान -1 यहाँ पे। इन दोनों के सीध में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका c। तो ये बिंदु हो जाएगा c, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 1,-1। क्लियर? यहाँ पे कुछ बातें और भी ध्यान देने लायक होती है कि जो x अक्ष पर जो बिंदु हैं, है ना, उन सभी बिंदुओं के लिए y निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। अर्थात जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक किस प्रकार के होंगे? इसके होंगे x का मान तो 3 और y का मान 0। क्लियर? इसी तरह से y अक्ष पर जो पॉइंट होते हैं उनमें x की वैल्यू 0 होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इसके निर्देशांक आपको अगर लिखने हैं तो किस तरह से लिखेंगे? पहले x की बात करनी है, तो इस पॉइंट पे x का मान कितना होगा? ये पॉइंट कहाँ पर है? y अक्ष पर है, तो x का मान कितना होगा? 0, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है? -3। तो ये जो पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,-3। क्लियर? और इसमें एक और लॉजिक होता है कि जो भी x का निर्देशांक होता है वो एक्चुअली होती है y अक्ष से दूरी। कैसे? देखिए, जैसे कि ये पॉइंट है जिसका निर्देशांक कितना है? 1,2। x का मान कितना है? 1। इसका अर्थ है कि ये जो पॉइंट है वो y अक्ष से, y अक्ष कौन सा? ये वाले, इससे 1 इकाई की दूरी पर है। तो आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है ना, ये y अक्ष हो गई और ये पॉइंट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी है? 1 इकाई की है। क्लियर? इसी तरह से y का मान 2 है। y का मान जो होता है वो होता है उस बिंदु की x अक्ष से दूरी। y की वैल्यू वो होती है x अक्ष से दूरी। तो ये पॉइंट देखिए कि कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है? मतलब ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है? 2 इकाई की है। क्लियर? तो x निर्देशांक तो होता है y अक्ष से दूरी और y निर्देशांक होता है x अक्ष से दूरी। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जो मूल बिंदु O है इसके निर्देशांक कितने होते हैं? क्योंकि ये तो x अक्ष पर भी है तो y का मान 0 होना चाहिए, और ये पॉइंट y अक्ष पर भी है तो इसका उसके लिए क्या होना चाहिए? x का मान 0 होना चाहिए। x अक्ष पर है तो y का मान 0 होना चाहिए, y अक्ष पर है तो x का मान 0 होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो दोनों जगह पर है, तो फिर इसके निर्देशांक क्या होंगे? आप सब जानते हो, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु या जो ओरिजिन होता है इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। ये हो गया इसका बेसिक कि भैया किसी भी पॉइंट को लोकेट किस तरह से करते हैं। अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे कि कहते हैं कि भैया इनको लोकेट कीजिए, और कहते हैं कि इनको मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी। अब जैसे 3 पॉइंट है, मान लीजिए एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। अब इनको मिलाते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी? आप देख सकते हो एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चंस हैं।
हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उसमें जो है इसका जो अगला पार्ट है इस प्रश्नावली का, वहाँ से क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं, जिसमें आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल हैं इंपॉर्टेंट है, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करते हैं और क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, आइए देखते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए कि मान लीजिए आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q। P के निर्देशांक है x1, y1 और Q के निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है जिसको हम कहते हैं PQ, है ना, P और Q के बीच की दूरी, PQ जो दूरी होगी उसकी वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर आएगा अंडर, ठीक है। ये आप कह सकते हो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर तो है, ठीक। अब इस सूत्र में वैल्यू रख के आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बात हो रही है दूरी की, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की, तो जो दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव में ली जाएगी। अंडर को सॉल्व करके आप प्लस माइनस दोनों चीज़ें मत ले लेना, यहाँ से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक मान लीजिए आपको दे दिए 2, 3 और एक बिंदु B है ना, जिसके निर्देशांक है मान लीजिए 3, 4। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात AB ज्ञात कीजिए, तो AB दूरी क्या होगी, आपके पास फॉर्मूला पड़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखते हो। अब ये x1 y1 x2 y2 क्या है बेटा, ये निर्देशांक है। जैसे मान लो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, अर्थात x1 का मान है 2, y1 का मान है 3, x2 का मान है 3 और y2 का मान है 4। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं, हम वैल्यूज रख देते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब ये, आप ऐसे समझ सकते हो कि x की वैल्यू में से x की दूसरी वैल्यू घटानी है, होल स्क्वायर करना है, प्लस y में से y की वैल्यू जो निर्देशांक है, y निर्देशांक में से y निर्देशांक दूसरे पॉइंट के y निर्देशांक घटाओगे, होल स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे और उसका स्क्वायर रूट भी लोगे। तो देखिए x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा बोलिए 4 माइनस 3, क्यों, क्योंकि y2 माइनस y1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 और 1 का वर्ग कितना होगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, फिर प्लस ये वाला एज इट इज, उसके बाद में 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा पुनः और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। अब 1 प्लस 1 कितना होगा 2, अर्थात जो आंसर है या ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी √2 इकाई, ठीक है। यूनिट जो भी दे रखी है, जिस तरह से भी ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, उस तरह से दूरी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी √2 इकाई आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इजी फॉर्मूला है और इस पर जो डिपेंड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली जो इस सूत्र पे डिपेंड है, उसमें क्या किया जाता है कि कुछ बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि चेक कीजिए कि ये किस प्रकार के हैं, ये जो 4 बिंदु है, 3 बिंदु है, 5 बिंदु है, उनको मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है ना। तो इस पर जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है और किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है, देखते हैं। अब आपका जो सवाल है वो मान लीजिए इस तरह से हो कि आपको 4 बिंदु दे रखे हो, नाम आप कोई भी, जैसे मान लीजिए A B C D, है ना, और उनके निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो चारों बिंदु हैं इनको मिलाने पर जो है कौन सी आकृति बनेगी, कौन सा चतुर्भुज बनेगा, है ना, वर्ग बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, सम चतुर्भुज, आयत वगैरह क्या है। तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, है ना, और उनको मिलाने से मान लीजिए ये चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम चतुर्भुज की। तो सम चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, चारों जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। सम चतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं भी बराबर, इसमें देखो बराबर होती है, इसमें भी क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक। फिर फर्क क्या है,
वर्ग में क्या फर्क रहेगा, वर्ग में रहेगा कि इसके जो विकर्ण है, जैसे ये मान लीजिए आपके सामने एक वर्ग बना रखा है, चारों भुजाएं मतलब ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। किस तरह से ज्ञात करोगे, अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उस सूत्र से आप चारों दूरियां ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ जब वर्ग की बात हो रही है तो आप दो विकर्ण भी ज्ञात करोगे जो है AC और BD। जब वर्ग की बात हो रही है तो विकर्ण भी उसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं समांतर चतुर्भुज और आयत की। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। लेकिन आयत में क्या होता है, आमने सामने की ये जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। अब इस पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है, जैसे आपके पिछले साल जो है 2019 में एक क्वेश्चन आया था, 4 बिंदु दे रखे थे और कहा गया कि भैया सिद्ध कीजिए कि ये एक वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं जो है वो बराबर होनी चाहिए। आप 4 दूरियां निकालोगे, कौन कौन सी, AB निकालोगे, BC CD और AD या DA, ये चारों बराबर हो जाएगी। लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अगर आप विकर्ण AC और BD निकालोगे तो क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तब आप कहोगे भैया ये समचतुर्भुज तो है लेकिन वर्ग नहीं है। क्लियर। इसी तरह से यही इसी प्रकार का लॉजिक आपके समांतर चतुर्भुज और आयत में लगेगा। अगर 3 बिंदु दिए हुए हों और पूछा जाए कि ये इनको मिलाने पर कौन सा त्रिभुज बनता है, ठीक है, हालांकि उसमें संरेख वाला भी लॉजिक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन 3 बिंदु है और अगर त्रिभुज का लॉजिक है तो आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की अगर बात होगी, अगर वो समबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होने वाली होंगी, ठीक है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आप 3 दूरियां निकालोगे, मान लीजिए A B और C 3 पॉइंट है तो आप AB BC और AC या फिर CA जो है, जिस तरह से भी आप नाम देते हो, ये 3 दूरियां निकालोगे। 2 दूरियां बराबर हो गई, तीसरी बराबर नहीं है तो कौन सी हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, तो आप जो 3 दूरियां निकाल रहे हो वो बराबर नहीं है, आपस में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो, उनका वर्ग करो, तीनों दूरियों का क्या करो, वर्ग करो, और उसके बाद में देखो उनमें कोई कनेक्शन है क्या। मतलब क्या कनेक्शन मिलना चाहिए समकोण त्रिभुज के लिए, कि जो 3 दूरियां आपने निकाली है या जो 3 भुजाएं जो है त्रिभुज की, उनके वर्गों का योग कीजिए। आप किन्हीं भी 2 जो है दूरियां हैं या जो 2 भुजाएं हैं उनका वर्ग करके चेक करो कि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, तो उससे रिलेट करोगे। अगर ऐसा हो जाता है तो वो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बात करते हैं संरेख की। 3 बिंदु दिए हुए और पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है, या ऐसा कहा जाता है कि भाई संरेख है तो किसी पॉइंट जैसे P या Q या कोई उसमें एक अचर डाल देंगे, A डाल देंगे, संकेत डाल देंगे, K डाल देंगे, है ना, और पूछेंगे इस K का मान ज्ञात कीजिए। तो संरेख का क्या लॉजिक है, संरेख का क्या लॉजिक है, देखिए ये 3 बिंदु हो गए, जैसे मान लीजिए ये A है और ये मान लीजिए यहाँ मान लीजिए B है और यहाँ मान लीजिए C है, ठीक है। अब ये 3 बिंदु अगर संरेख है तो आप देख सकते हो कि AB दूरी और BC दूरी को अगर मैं जोड़ूं तो पूरी AC दूरी आ जाएगी, हाँ या ना। तो इस तरह का लॉजिक उसमें काम आएगा कि 3 दूरियां आप निकालोगे, कोई 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाए। जरूरी नहीं है कि AB प्लस BC ही हो सकता है कि यहाँ पे C यहाँ पे हो और B यहाँ पे हो, है ना, तो उस कंडीशन में हो जाएगा AC प्लस BC वो बराबर होगा किसके, AB के। तो आप क्या करेंगे, संरेख की कंडीशन में तीनों दूरियां निकालेंगे और देखेंगे कि कोई 2 दूरियों का योग अलग अलग ग्रुप बनेगा, जैसे AB है, BC है और कौन सा AC है, तो हो सकता है AB और BC इनका योग करने पर जो है वो तीसरी भुजा आ रही हो। तो इस तरह से कोई भी 2 ग्रुप करके आप चेक करेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई, काफ़ी थ्योरेटिकल हो गई कि सर काफ़ी समझा दिया, कुछ सॉल्व करके तो बताओ। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके जो है डिस्टेंस फॉर्मूला हम किस तरह से यूज़ लेते हैं वो भी हम बात करते हैं। देखते हैं क्या सवाल है और जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ठीक है सवाल, चांस है आ सकता है, देखते हैं। अब आपको एक सवाल दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हुए हैं और तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज में आपको पता है क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, हम कहते हैं माना जो 2 शीर्ष हैं, ये जो 2 दिए हुए हैं इनको हमने नाम दे दिया A और B, और तीसरा शीर्ष जो हमें ज्ञात करना है उसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y है। तब समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब ये तीनों बराबर है तो इनका वर्ग भी क्या होगा, बराबर होगा। अब बात करते हैं तीनों दूरियों की।
ए बी दूरी किस तरह से ज्ञात करेंगे? सूत्र क्या था आपके पास? सूत्र था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले में आप मान रखोगे x2 माइनस x1 मतलब आप कोई भी, जैसे हम बात करें a और b की, तो इन दोनों की, है ना, तो इसमें x में से x घटा दीजिए, x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाइए, क्या आएगा? देखिए 3 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर और फिर y निर्देशांक में से y निर्देशांक मतलब अंडर रूट 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? देखिए 3 माइनस 0 मतलब 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और ये है अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 12 आ जाएगी। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी का क्या हो जाएगा? ए बी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट का जब आप वर्ग करोगे तो अंडर रूट क्या होगा? हट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 12। इसको हमने एक इक्वेशन नाम दे दी। ठीक, अब बात करते हैं इसी प्रकार से BC कौन कौन से? ये B और ये C, इन दोनों के बीच की दूरी, वो अगर हम बात करें, या भुजा BC की हम बात करें तो किस तरह से करेंगे? वही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो देखिए B और C की जब हमें बात करनी है तो B यहाँ पे है और ये C ये है, तो x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाओगे, x में से क्या घटाओगे? 3, तो ये रहा देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह से y माइनस अंडर रूट 3, क्यों? क्योंकि ये y है एक निर्देशांक और एक निर्देशांक कितना है? y वाला अंडर रूट 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक, अब इसको एक बार हम सोल्व नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे ये जो होल स्क्वायर है। अभी हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा? अंडर रूट क्या होगा? हट जाएगा, और ये सेम एज इट इज़ वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से हम बात करते हैं ए और सी जो बिंदु है या जो दो शीर्ष हैं उनके बीच की दूरी अर्थात AC दूरी हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? देखिए एक के निर्देशांक है 0 0 और सी के निर्देशांक है x, y, तो x में से 0 घटाओगे स्क्वायर करोगे, y में से 0 घटाओगे स्क्वायर करोगे, उसका अंडर रूट ये है AC का मान, वर्ग करोगे तो यहाँ पे तो हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा वर्ग करोगे तो, और यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर, और यहाँ से भी y स्क्वायर, ये एक अलग इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमने क्या किया अभी तक? त्रिभुज जो ABC है उसके AB, BC और AC तीनों भुजाओं की वैल्यू जो भी आ रही है वो हमने ज्ञात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि चूंकि हमारे पास ये तीनों दूरियां बराबर है, वर्ग भी बराबर है, तो आप कोई से भी दो का ग्रुप ले सकते हो। स्टार्ट करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि देखिए AB का स्क्वायर ये रहा, ठीक है, BC का स्क्वायर ये रहा और AC का स्क्वायर ये रहा। ठीक है, हम बात करते हैं छोटी छोटी दूरियां लेते हैं स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए एक तो है 12 छोटा मान है और एक मान है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये छोटा है ये थोड़ा बड़ा है, तो इन दोनों को पहले ले लेते हैं। वैसे आप कोई से भी दो मान ले सकते हो। मान लीजिए हमने 2 और समीकरण 4 अर्थात AB स्क्वायर और AC स्क्वायर अगर हमने लिया है तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? देखिए इन दोनों को बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को और 12 को, तो यहाँ से एक नई समीकरण आ गई हमारे पास। इसी प्रकार से अब हमने क्या किया कि एक बड़ा मान ले लिया BC और एक छोटा मान ले लिया AB, अर्थात ये दोनों दूरियों को हमने क्या किया? बराबर किया। तो ये दोनों दूरियां देखो कौन कौन सी है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये पड़ा है, और अगली दूरी जो है बराबर में कौन सी है? 12। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये सोल्व कैसे होगा बेटा? देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस का 2AB, 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना होगा बोलिए? 6x, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इसी तरह से ये स्क्वायर रूट ये जो होल स्क्वायर है वो भी हमने ओपन किया है। किस तरह से? इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी वाई का स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर, फिर 2AB, तो 2 इंटू वाई इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3 वाई हो जाएगा, और जो b स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो आएगा प्लस का, वो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और RHS में जो 12 है वो एज इट इज बड़ा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं? ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 6x भी पहले लिख लेते हैं, ठीक, 2 अंडर रूट 3 वाई ये भी हमने लिख लिया। अब ये बाकी की चीज़ें कहाँ गई? देखो ये 9 और ये 3 मिलके कितने हुए? 12, और उस साइड में भी कितना है? 12। जैसे पक्षांतन करोगे 12 में से 12 घट के वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? इसके बाद में क्या काम करते हैं? देखिए अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है,
है ना, इसका मान 12 है। कैसे है, देखिए समीकरण 5 में हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 12, तो ये मान हमने यहाँ रख दिया इन दोनों की जगह पे, बाकी सारी चीज़ यहाँ पड़ी है। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये एक समीकरण है आपके पास x में और y में, एक समीकरण ये भी है x और y में, हम इन्हीं दोनों को सोल्व करते हुए क्या करते हैं, x और y का मान ज्ञात करते हैं। कैसे, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से y का मान निकालते हैं पक्षांतन करके। किस तरह से, देखिए माइनस का 2√3y पड़ा है, ये जो दो मान है ना, ये इन दोनों को हमने उस साइड में भेज दिया, तो कितना आएगा, देखो माइनस का 6x जो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जो 12 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस 2√3 है ना, ये माइनस वाला 2√3, इसको हम बटन भेज देते हैं, है ना, यहाँ गुणा में तो उधर जाएगा तो किसमें होगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी भाग लग गया, यहाँ पर भी भाग लग गया। यहाँ पे जब भाग दोगे तो 6 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 3, है ना, वो भी माइनस का, तो माइनस का 3 पड़ा है और ये √3 भी पड़ा है। ठीक, इसी तरह से 2 का जब भाग इसमें दोगे तो कितना आएगा, 6/√3, और ये माइनस माइनस किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब ये √3 और √3 ये कहाँ से आए, ये हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखो जैसे आप भाग दोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो बटा में √3 आ रहा है ना, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि ऊपर नीचे √3 की गुणा कर दें, ठीक है, ताकि दिखने में क्या लगे, थोड़ी ये जो इक्वेशन है वो थोड़ी इजी दिखे। तो हम क्या करते हैं, √3/√3 की गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 3 चीज़ें देखो, 3 है, x है, √3 है, साथ में चौथा माइनस भी है, ये भी पढ़ा, देखो 1 2 3 4 सारे पढ़े। यहाँ पे हर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर में क्या हुआ, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे 6√3 एज इट इज पड़ा है, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से आपके पास ये 3 कट रहा है, इस 3 से ये कट रहा है 2 बार, है ना, तो ये प्लस वाला मान है, ये हमने पहले लिख लिया, कितना आएगा 2√3, ये पहले लिख लिया, और उसके बाद में मान क्या आएगा, यहाँ से ये पद कितना आएगा, 3 से 3 कट चुका है, क्या आएगा, माइनस का x√3, माइनस का √3x या x√3। यहाँ तक आपके पास एक इक्वेशन आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काम में लेंगे प्रतिस्थापन विधि, अर्थात y का जो मान आया है, x के अंदर आया है, ये मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 में, ठीक है, और उसको सॉल्व करके हम x का मान निकालते हैं, देखते हैं किस तरह से वैल्यू आती है। देखिए समीकरण 5 और 6 से क्या मान आता है, देखिए समीकरण 5 में क्या है, x² अपनी जगह पे पड़ा है, प्लस का y², y का मतलब ये वाला मान, इसका स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा, देखो 2√3 माइनस x√3 का होल स्क्वायर बराबर में कितना है, देखो 12, x² प्लस y² y की जगह मान रख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना मान आता है, देखो ये हो जाएगा x² प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम इसी तरह से a² माइनस 2ab प्लस b² से, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर देखो 2√3 का स्क्वायर माइनस का 2ab, a का मतलब ये हो गया और b का मतलब हो गया x√3 प्लस b का स्क्वायर x√3 का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना पड़ा है, 12 पड़ा है। इसी तरह से अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए x² प्लस ये कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, इसका मतलब 4 × 3 कितने हो जाएंगे, 12 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करने से क्या क्या मान आएगा, देखो 2 × 2 तो हो जाएगा कितना, 4, गुणा में 3 और 3 ये √3 कितने हो जाएंगे, 3, तो ये कितने हो गए 12, और साथ ही ये x ये पड़ा है, प्लस x√3 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, x² और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, बराबर में कितना पड़ा है, 12 पड़ा है यहाँ पे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्व करते हैं, देखो ये 12 और ये 12 तो आपस में कट जाएंगे, जैसे आप पक्षांतन करोगे चाहे आप यहाँ से भी काट सकते हो। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू आई, देखिए यहाँ पे देखो एक x² और एक ये 3x² कितने हो गए, 4x², फिर माइनस के 12x बराबर कितना, 0, क्योंकि 12 से 12 कट चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, क्या बचेगा बोलिए, यहाँ पे x आएगा एक, तो यहाँ पे a कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा,
है ना, x हमने कॉमन ले लिया, 12 में 4 का भाग 3 बार जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर में 0। अब आप कहोगे या तो ये मान 0 है या फिर ये मान 0 है। अगर ये मान 0 है, 4x बराबर 0, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x बराबर 0 आ जाएगा ना, 0/4। और अगर ये मान 0 होगा, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो x के दो मान आ गए हमारे पास, कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया 0 और एक आ गया 3। ठीक है, अब ये मान हम कहाँ रखते हैं, ये मान हम रखते हैं किसी भी समीकरण में रख सकते हो, इसमें रख सकते हो या फिर इसमें रख लो। ठीक है, ये अच्छा है, छोटी समीकरण है, वर्ग नहीं है, कम काम करना पड़ेगा। देखिए इसमें मान रखते हैं, क्या वैल्यू आती है, देखिए इस समीकरण में आपके पास क्या क्या मान प्राप्त हुआ, x बराबर 0 आया है। तो समीकरण 6 में अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए समीकरण 6 क्या है, y बराबर 2√3 माइनस √3 इंटू 0। तो ये पूरा वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो y का मान कितना आ गया आपके पास, 2√3 आ गया। ठीक है, तो एक निर्देशांक, एक जो कंडीशन है c की, वो आपके पास आ गई कौन सी, x का मान 0 और y का मान 2√3। तो एक तो ये आंसर आ गया आपके पास। हो सकता है जो तीसरा शीर्ष है वो ये है। दूसरी स्थिति कौन सी, कि जिसमें x का मान 3 हो, तब क्या कंडीशन होगी, देखिए समीकरण 6 में हम क्या करते हैं, x बराबर 3 रख देते हैं इसी समीकरण में। तो क्या वैल्यू आती है, देखिए y बराबर 2√3 पड़ा है और यहाँ पे माइनस का √3 भी पड़ा है और x के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस ये 3 और √3। अब इसमें से इसको घटाइए, कितना मान आएगा, माइनस का √3 आएगा। कैसे, देखो आप चाहे तो कर सकते हो यहाँ पे कि √3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 - 3 बचेगा ना, √3 कॉमन लेने के पश्चात। अब 2 - 3 कितना होता है, -1, मतलब माइनस का √3 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसलिए जो c है उसके निर्देशांक हमारे पास हो सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर माइनस का √3। तो ये दो स्थितियाँ आ सकती है इस क्वेश्चन में कि जो तीसरा शीर्ष ज्ञात करना था, या तो वो आ सकता है ये, या तो तीसरा शीर्ष ये होगा या फिर तीसरा शीर्ष ये वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दूरी सूत्र को प्रयोग करते हैं। और ये जो सवाल अभी हमने किया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है 1-2 बार वापस देख के इसको एकदम कंफर्म कर लीजिए। अब हम बात करते हैं विभाजन सूत्र की और देखते हैं कि इस पर सवाल किस तरह से बनते हैं और क्या होता है ये सूत्र। आइए देखते हैं। अब आपके जो है टॉपिक वो हम लेते हैं अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु है P और Q, इनको मिलाने से रेखाखंड कौन सा बना, PQ। इसके अंदर, इसी रेखाखंड के अंदर यहीं कहीं पे कोई बिंदु है R। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आप PR दूरी ज्ञात करें और RQ दूरी ज्ञात करें, उनके बीच में जो अनुपात है वो हमने मान लिया M1 अनुपात M2, अर्थात ये अनुपात ये दूरी वो कितनी है, M1 अनुपात M2 है। आपको क्या होगा, सिंपल से जो क्वेश्चन होंगे उनमें क्या दे रखा होगा कि इस बिंदु P के निर्देशांक दे रखे होंगे और बिंदु Q के निर्देशांक दे रखे होंगे, अनुपात दे रखा होगा कि भैया 2:3, 4:5 है ना, और अंतर विभाजन पूछ रखा होगा। तो उस केस में ये जो बिंदु R है, चूंकि वो P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में ही कहीं पर है, तो उस कंडीशन में ये जो बिंदु R है वो इस रेखा को अंतर विभाजन कर रहा है किस अनुपात में, M1 अनुपात M2 में। तो उस कंडीशन में इस R के निर्देशांक जो अभी हमने माने हैं x, y, ये किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो जो इसका x निर्देशांक है उसका फॉर्मूला होता है M1 ये वाला इंटू x2। इधर देखिए क्रॉस करेंगे हम, है ना, यहाँ से अनुपात लेंगे, ये वाला अनुपात होगा तो निर्देशांक की गुणा होगी इधर वाले निर्देशांक से, और इधर वाला अनुपात लेंगे तो हम गुणा करेंगे इधर वाले निर्देशांक से या इधर वाले पॉइंट के जो निर्देशांक है उससे। तो किस तरह से, देखिए फॉर्मूला क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। आसान है, 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ से जो अनुपात ले रहे हो इस साइड वाला, तो उसकी गुणा करोगे इधर वालों से, और इधर वाला जो अनुपात ले रहे हो उसकी गुणा करोगे इधर वाले से। ठीक है, क्रॉस करना है आपको, क्लियर। इसी तरह से y जो निर्देशांक होता है इसका अंतर विभाजन वाले बिंदु का, उसका सूत्र होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। x निर्देशांक में सारी x की चीज़ें आएगी, y निर्देशांक में सारी y की चीज़ें आएगी, और इस तरह से फाइनली अगर आप कहो कि इस R का पूरा निर्देशांक क्या होगा तो वो हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1
m1 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक इसका हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया अंतर्विभाजन की बात हो गई। अब बात करते हैं वायु विभाजन की। अब वायु विभाजन में क्या होता है कि देखिए यही वो दो बिंदु है P और Q, R जो है वो इस रेखा को आगे बढ़ाने पर या तो इस साइड में या फिर इस साइड में, वहां पर ये बिंदु R स्थित होता है। ठीक है, जैसे ये PQ है, इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे आया, मतलब ये जो R है वो इस PQ रेखाखंड के बाहर है, इसलिए इसको हम कहते हैं वायु विभाजन। उस कंडीशन में PR अनुपात QR, PR देखिए ये पूरी दूरी, ये इसको हम मान लेते हैं m1, ठीक है, और ये QR मतलब ये दूरी जो है इसको हम नाम देते हैं m2। क्लियर? PR कौन सा? ये पूरी दूरी P से लेकर R तक की, और QR इन दोनों का अनुपात है m1 अनुपात m2। उस कंडीशन में ये जो बिंदु R है इसके निर्देशांक क्या होते हैं? बिल्कुल इसी टाइप का सूत्र है, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है दोनों जगह। ठीक है, कैसे? देखो m1 यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, m1x2 प्लस m2x1, तो यहाँ पे बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, वही m1x2 माइनस लग जाएगा m2x1, और यहाँ पर भी जो होता था m1 प्लस m2 यहाँ पे आ जाएगा m1 माइनस m2। इसी तरह से वही निर्देशांक होता है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है बेटा, आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी होती है, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस में आप अपने हिसाब से क्रम चेंज नहीं कर सकते हो, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पहले m2x1 लिख दिया फिर प्लस में m1x2 लिखा है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, लेकिन माइनस में फर्क पड़ना है, तो इसके लिए क्या ध्यान रखोगे, देखिए इस सूत्र में गौर कीजिए आप कि अगर मैं m1 m2 पर ही गौर करूं, x वाले निर्देशांक में केवल m1 m2 पे, तो देखिए m1 माइनस m2 हो रहा है अंश में। अगर x को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, सूत्र याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, m1 माइनस m2 हो रहा है तो हर में भी क्या आएगा, m1 माइनस m2 आएगा। इसी तरह से y का जो पूरा सूत्र है ना, इसमें अगर मैं केवल m1 m2 पे गौर करूँ तो देखो क्या आ रहा है, m1 माइनस m2, तो हर में भी क्या आएगा, m1 माइनस m2 आएगा। क्लियर? तो मिलते जुलते सूत्र है, केवल माइनस का फर्क है। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये P और Q है ना, और ये R जो है वो मान लीजिए यहाँ पे बीचों बीच में कहीं पे होता, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तब उस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते? तो देखिए मध्य बिंदु जो होगा, जैसे मान लीजिए ये P है, ये Q है और यहाँ पे R है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी, हाँ या ना। तो ये दूरी का जो अनुपात लोगे वो कितना आएगा, 1:1, अर्थात मध्य बिंदु की कंडीशन में m1 अनुपात m2 का मान कितना हो जाएगा, 1:1। m1 का मान भी 1 होगा और m2 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये x2 के गुणा में 1 रहेगा, तो ये केवल x2 बचेगा प्लस x1 बचेगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2। तो उस कंडीशन में मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल के आते हैं हमारे पास x1 प्लस x2 बटा 2, ये आ जाएगा x निर्देशांक, और इसी तरह से y निर्देशांक आएगा y1 प्लस y2 बटा 2। क्लियर? ये हमारे पास आ जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब इसमें सिंपल से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अंत विभाजन है चाहे बाह्य विभाजन है, सिंपल से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको बिंदु P दे रखा होता है, बिंदु Q दे रखा होता है, और आपको ये अनुपात भी दे रखे होते हैं। इस R का मान पूछा जाता है कि इस बिंदु जो R है अंत विभाजन हो रहा है या चाहे बाह्य विभाजन हो रहा है, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उनको हम सिंपली इन फॉर्मूलों में रख के अंत विभाजन और बाह्य विभाजन जो भी पूछा हुआ है उसमें इन फॉर्मूलों में रख के हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बात आती है इसमें जो थोड़े से ट्रिकी सवाल है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, तो वो सवाल किस प्रकार के होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सवाल हम ले रहे हैं जिसमें आपको दिया गया है कि दो बिंदु दे रखे हैं जिनको मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए किस तरह से करते हैं। हम कहते हैं कि मान लीजिए जो दो बिंदु दे रखे हैं वो A और B है, ये AB रेखाखंड हो गया, ठीक है। इसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं तो हम 3 बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे बराबर हिस्सों में। एक बिंदु ले लेते हैं हम P जिसके निर्देशांक हमने मान लिया x1 y1, एक Q x2 y2 निर्देशांक है, और एक है R जिसके निर्देशांक है x3 y3। अब देखते हैं इनको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए देखिए अगर हम इसके 4 बराबर टुकड़े करते हैं, मान लीजिए 1:1:1:1:1, ठीक है, कहने का मतलब ये चारों टुकड़े क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अब आप देखिए बिंदु Q पे गौर कीजिए पहले,
अगर हम बिंदु Q पे गौर करें तो Q के इधर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, और इधर कितने हैं, 2 हिस्से हैं, बराबर है। इसका मतलब Q क्या है, AB का मध्य बिंदु है। Q क्या है, AB का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, जिन दो रेखाखंड का जो रेखाखंड के जो 2 सिरे हैं, उन 2 सिरों के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं कि दोनों सिरों के x निर्देशांकों को जोड़ के बटा 2 अर्थात x1 + x2 बटा 2, और इसी तरह से y निर्देशांकों को जोड़ के बटा 2 करने से आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं। तो a और b का मध्य बिंदु कौन है, q है, जिसके निर्देशांक x2 y2 है। तो x2 का मान क्या आएगा बताइए, -4 और 0 को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। देखिए x2 का मान क्या आएगा, -4 और 0 को जोड़ो और 2 का भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा, -4/2 अर्थात -2। इसी तरह से y2 अर्थात इसका y निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, y और y को जोड़ लीजिए, y निर्देशांकों को 0 और 6 को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। तो देखिए 0 और 6 को जोड़ोगे, 2 का भाग दोगे, 6/2 अर्थात 3। तो ये कुल मिला के Q के निर्देशांक आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। अब और देखिए P और R का मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए P पे अगर मैं गौर करूं तो यहाँ पे A से लेकर Q तक में अगर गौर करूँ AQ रेखाखंड पे, इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। तो आप देखिए AQ रेखाखंड के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक भाग और यहाँ पे एक भाग, इसका मतलब बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु, AQ का, है ना। AQ वाले AC पे देखिए इधर एक भाग है, इधर एक भाग है, अर्थात यहाँ पे क्या है, 1:1 है। तो P मध्य बिंदु है किसका, AQ का। AQ का मध्य बिंदु कौन है, P है। तो यही लॉजिक लगाते हुए हम P का मान ज्ञात करेंगे। लॉजिक कौन सा, मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हो, जिस रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है x + x बटा 2 y + y बटा 2 अर्थात x निर्देशांकों को जोड़िए बटा 2 y निर्देशांकों को जोड़िए बटा 2। तो AQ का मध्य बिंदु P है, ठीक है। A कौन सा, ये वाला, और Q ये वाला, इसका मध्य बिंदु लेना है। तो आपको क्या करना है, x में अगर मैं गौर करूँ तो -4 और -2 बटा 2, जिससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/2 अर्थात -3। और इसी तरह से y निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे इसका, तो देखिए a और q है ना, तो a के लिए y देखो कितना है 0 और q के लिए कितना है 3। तो इन दोनों को जोड़िए, 0 + 3/2 अर्थात 3/2। तो आपके पास p के निर्देशांक आ गए -3 और y निर्देशांक आ गया 3/2। अब बात करते हैं r की। तो R निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, गौर कीजिए Q और B रेखाखंड पे गौर कीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कीजिए। यहाँ पे हम बात करें अगर, तो देखिए ये जो R है वो QB का मध्य बिंदु है। क्यों, क्योंकि R से Q तक एक भाग और R से B तक एक भाग बराबर है 1:1, अर्थात ये क्या है, मध्य बिंदु किसका, QB का। तो QB का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करोगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। Q के निर्देशांक x निर्देशांक प्लस b का x निर्देशांक बटा 2, इसी तरह से y के लिए। तो q का x निर्देशांक कितना है, देखो -2, और b का x निर्देशांक कितना है 0, तो -2 + 0/2 वैल्यू कितनी आएगी, -2/2 अर्थात -1। इसी तरह से y निर्देशांक, q का y निर्देशांक कितना है 3 और b का y निर्देशांक कितना है 6, अर्थात 3 + 6/2 अर्थात 9/2। तो इस तरह से हम r का मान ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है। अब देखते हैं एक और सवाल और देखते हैं उसमें क्या दे रखा है और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो आपको अगला सवाल दे रखा है उसमें दिया हुआ है 2 बिंदु दिए हुए हैं और कहा गया इनको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो इस बार आपको क्या है, अनुपात पूछा गया है। बाह्य विभाजन है या अंतर विभाजन है वो भी हम चेक करेंगे क्या प्राप्त होता है, और अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है, x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। हम कहते हैं कि माना ये जो 2 बिंदु हैं इनको हमने नाम दे दिया a और b, ठीक है, और x अक्ष पर एक बिंदु हम ले लिया, ठीक है, उसके निर्देशांक हमने लिए x, 0। क्यों लिए भाई, ये ऐसा कैसे ले लिया, देखिए x अक्ष पर है ना, तो x अक्ष की अभी मैंने विशेषता कही थी, हमने बात कही थी कि जब इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि भी जो x अक्ष होता है ना उस पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यही इस सवाल का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो इस सवाल में नहीं देते हुए भी दिया गया है, ठीक है। क्या कि जो पॉइंट आपने लिया है ना x अक्ष पर, माना ये पॉइंट कहाँ है, x अक्ष पर है, तो उसका y निर्देशांक कितना होगा, 0। अब x निर्देशांक कितना होगा ये तो पता नहीं है, x अक्ष पर कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि इसका y निर्देशांक कितना है, 0 है। तो देखिए सवाल में कैसे करते हैं, हम कहते हैं माना जो x अक्ष पर एक कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, 0 जो इन 2 बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब अनुपात हमें पता नहीं है,
m1 अनुपात m2 भी मान सकते थे, लेकिन हमने इसको k अनुपात 1 मान लिया। क्यों? क्योंकि देखो एक थोड़ा सा आसान हो जाएगा, m1 और m2 दो चीज़ों की बात करोगे बेटर रहेगा, एक चीज़ की बात कर लो k अनुपात 1। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे किस तरह से आगे सॉल्व करते हैं। तो k अनुपात 1 में ये विभाजित करता है। तो आप इस p के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 वाले फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन हम वो पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम केवल कंसंट्रेट करेंगे y पे, क्योंकि y का जो मान है वो न चाहते हुए भी न स्पष्ट तौर पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन दिया हुआ है, हमने ढूंढ लिया। ठीक है, तो हम इस y पे कंसंट्रेट करेंगे कि p का y निर्देशांक ज्ञात करो। किस तरह से ज्ञात करोगे? जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम ज्ञात करें तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? देखो m1 y2 बताया था इधर वाले अनुपात की गुणा इधर वाले निर्देशांकों से होते हैं और इस अनुपात की गुणा इधर वाले निर्देशांकों से होती है। लेकिन ध्यान रखना है ये कि आप किसकी बात करो, x निर्देशांक की या y निर्देशांक की। हम बात करें y निर्देशांक की, तो y निर्देशांकों पे कंसिडर कीजिए। k की गुणा किससे होने वाली है? -2 से, और 1 की गुणा किससे होने वाली है? 3 से। तो k की गुणा -2 से और 1 की गुणा 3 से, अपॉन में m1 प्लस m2 या k प्लस 1। तो यहाँ पे पड़ा है 0। अगली लाइन में क्या करेंगे? इसको जब आप इधर गुणा में करेंगे तो 0 से गुणा होके ये तो सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना आएगा? माइनस का 2k प्लस का 3। क्लियर? अब इस 2k को आप इधर पक्षांतरण कीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा 2k, इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर रह जाएगा 3। तो k बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। अब k का मान आया है, अनुपात क्या माना था भैया आपने? k अनुपात 1 माना था, अर्थात 3/2 अनुपात 1। अब इस अनुपात को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो बटा में है ना 2, इसके आप दोनों अनुपातों से गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दी, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दी। जैसे आप 2 से गुणा करोगे यहाँ पे कितना बचेगा? 3, और यहाँ अनुपात के बाद में 1 × 2 होके कितना हो जाएगा? 2। तो अब इस अनुपात कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब इसी टाइप का एक सवाल और है जिसमें इसी प्रकार की वैल्यू दी हुई है, लेकिन आपको दिया गया एक्स एक्स नहीं दिया हुआ है कि वाई एक्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? जो बिंदु P है उसके निर्देशांक किस तरह से मानोगे? वाई एक्स है ना, वाई एक्स दिया हुआ होगा तो उस पर एक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। तो उस कंडीशन में आप बिंदु P को मान लोगे 0, y। ठीक है, और उस कंडीशन में अभी जैसे हमने y निर्देशांक की बात करी है, आप बात करोगे x निर्देशांक की, क्योंकि उस कंडीशन में x का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर? अब इसी पे एक बात आती है कि यदि यहाँ पे k का मान माइनस का आ जाता तो क्या करते? देखो आपको अनुपात ज्ञात करना था, ये भी नहीं पता था कि ये अंतर विभाजन होगा या बाह्य विभाजन होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? और माइनस हो जाता है तो हम क्या करते हैं? देखिए माइनस में अनुपात नहीं होना है, अगर माइनस आता भी तो भी आप उसको प्लस में ही लिखते, लेकिन फिर उस माइनस का फर्क क्या पड़ता? देखिए अगर अनुपात यहाँ पे माइनस का प्राप्त होता है, k की वैल्यू माइनस प्राप्त होती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाह्य विभाजन हो रहा है। क्लियर? अगर प्लस का मान आ रहा है तो अंतर विभाजन, माइनस आ रहा है तो बाह्य विभाजन, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब देखते हैं एक और सवाल, आसान से सवाल है बेटा, वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आराम से प्रैक्टिस करो, पूरे 6 में से 6 नंबर आप लेके आओगे। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए बच्चों, अब जो आपको एक सवाल दे रखा है जो अभी पिछले सवाल के जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है? देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि एक बिंदु दे रखा है, जो ये बिंदु है वो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रखा है। तो इसमें आपको एक अनुपात पूछा है, साथ ही साथ इस बिंदु में एक संकेत भी दे रखा है P। इस P का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इस चित्र को समझते हैं कि भैया ये जो दिए गए बिंदु थे -5, -4 और -2, 3, इनको हमने नाम दे दिया A और B। और ये जो बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है, अंतर विभाजन कर रहा है ना, उस बिंदु को हमने नाम दे दिया R। ठीक है, ये बात हमने भाषा में लिख रखी है। अब बात करते हैं कि ये जो अनुपात है किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने कह दिया कि भैया ये k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक, अब देखो ये जो बिंदु R है इसका x निर्देशांक आपको -3 दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो हम यहीं से सवाल की शुरुआत करेंगे हल करने की। इस -3 पे गौर कीजिए कि ये हमें दिया हुआ है और ये क्या है? इस बिंदु R का x निर्देशांक है। तो ये तो हमें दिया हुआ है, लेकिन हम जो हमारे पास सूत्र है अंतर विभाजन वाला, उस फॉर्मूले से भी तो हम R के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि भैया R का x निर्देशांक हमें -3 दिया हुआ है, और जबकि हमें पता है
कि हम ये निर्देशांक किस तरह से ज्ञात करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 वाले सूत्र से। तो उस सूत्र से अगर आप चेक करेंगे तो निर्देशांक क्या आएगा, देखिए यहाँ पे k इंटू एक्स निर्देशांक कितना है, यहाँ के अनुपात की गुणा आप इधर से करते हैं तो कितना आएगा, देखिए k इंटू -2 प्लस 1 इंटू -5। तो यहाँ पे देखिए ये सेम वैल्यू आ रखी है, अपॉन में क्या आता है m1 प्लस m2 अर्थात k प्लस 1 और ये -3 जो हमारे पास दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसको अब जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये जो k प्लस 1 है ये इधर जाएगा तो -3 की गुणा इन दोनों से होने वाली है। तो -3 की गुणा जब k से होगी तो बन जाएगा -3k और -3 की गुणा जब 1 से होगी तो -3 आ जाएगा। अब रही बात यहाँ वाले पक्ष में, तो देखो इन दोनों की गुणा से कितना आएगा, माइनस का 2k ये पड़ा और इन दोनों की गुणा से माइनस का 5 यहाँ पे पड़ा है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है किस तरह से, देखो माइनस का 3k पड़ा है, 2k को हम इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का 3 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से -3k और प्लस के 2k कितने आ जाएंगे, -k और यहाँ पे -5 और +3 कितने हो जाएंगे, देखिए -2। अर्थात इस माइनस को आप यहाँ भेजेंगे या आप इसको काट भी सकते हैं, यहाँ भेजेंगे तो बट्टा में -1 आ जाएगा, उस कंडीशन में भी ये कट के +2 हो जाएगा। डायरेक्टली काट देते हो तो भी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब k का मान हमारे पास 2 आ गया, अर्थात जो अभिष्ट अनुपात था जो हमने माना था, कितना माना था, k/1, वो कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। क्लियर। अब जब 2:1 आ ही चुका है तब हम यहाँ पे 2:1 ही लिख देते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो r है उसका y निर्देशांक जो p है हमें ज्ञात करना है। किस तरह से करते हैं, अब चूंकि हमारे पास अनुपात आ चुका है, इतनी देर नहीं था अब आ चुका है, तो हम आप इस r का y निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, r का y निर्देशांक क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1, है ना। तो उस तरह से तो m1 तो हो गया 2 इंटू y निर्देशांक 3 कितना आ जाएगा 6 और 1 इंटू -4 कितना आ जाएगा -4, 1 इंटू -4 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1, ठीक है। और y निर्देशांक जो आपको p दे रखा है तो यहाँ पे p पड़ा है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना यहाँ 6 - 4 कितने हो गए 2 और ये बट्टा 3 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। इसका मतलब बिंदु P का जो बिंदु P नहीं सॉरी ये जो पॉइंट दे रखा था इसके अंदर एक मान दे रखा था P, इसका मान कितना आ गया 2/3। तो इस तरह से ये सवाल हमने किया, बहुत आसान है। एक सवाल और लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है सवाल। देखिए बच्चों अब जो हम एक सवाल ले रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या दे रखा है, आपको एक त्रिभुज के बारे में बात हो रही है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए हमने उसको नाम दे दिया ABC, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु आपको दिए हुए हैं P, Q और R। AB, BC और AC के मध्य बिंदु है। आपको पूछा गया है इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है, बाकी सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए किस तरह से करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, तीन भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए P, Q, R और ज्ञात करने आपको A, B, C शीर्षों के निर्देशांक जिनको हमने मान रखा है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। अब देखिए AB का मध्य बिंदु कौन है बेटा, P है। AB का मध्य बिंदु कौन है, P। इसका मतलब x1 प्लस x2 बट्टा 2 किसके बराबर होना है, 1 के। याद है ना सूत्र। तो देखिए x1 प्लस x2 बट्टा 2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 2 इधर भेजोगे तो 2 बराबर किसके आ जाएगा, x1 प्लस x2 के, या x1 प्लस x2 बराबर 2। इसी तरह से y निर्देशांक की बात कीजिए, y1 प्लस y2 किसके बराबर में होगा, सॉरी y1 प्लस y2 बट्टा 2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो इस तरह से 2 बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 2 इधर गुणा में आएंगे तो कितना आ जाएंगे 4। ये दूसरी समीकरण होगी। ये बात हो गई बिंदु P की। अब बात करते हैं बिंदु Q के लिए। देखिए बिंदु Q जो है वो B और C अर्थात BC रेखाखंड या आप कह सकते हो त्रिभुज की जो भुजा है BC उसका मध्य बिंदु है। तो B और C के लिए देखिए x2 प्लस x3 बट्टा 2 बराबर किसके होगा, 0 के। मध्य बिंदु है ना, तो x2 प्लस x3 बट्टा 2 किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब x2 प्लस x3 ये 2 जब इधर जाएगा कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसके y निर्देशांक की अगर हम बात करें तो ये जो -1 है ये बराबर होगा किसके, y2 प्लस y3 बट्टा 2 के। तो -1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2।
क्लियर। अब इसको आप इधर भेजेंगे तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। तो ये भी एक समीकरण आ गई। खूब सारी समीकरण आती जा रही है, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए एक और पॉइंट बचा आपके पास, बिंदु R। इसके लिए देखिए क्या करना है, ए और सी का मध्य बिंदु कौन है, आर है। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ कि x1 + x3 बट्टा 2 किसके बराबर आएगा, इस 2 के, अर्थात x1 + x3 बट्टा 2 किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। जिसको आप सोल्व करोगे तो x1 + x3 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4। क्लियर। इसी तरह से y निर्देशांक की आप बात करो तो देखिए y1 + y3 किसके बराबर बट्टा 2 किसके बराबर आएगा, -1 के। y1 + y3 बट्टा 2 किसके बराबर आएगा, -1 के। गुणा करेंगे तो ये -2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक तो आई है खूब सारी समीकरणें। अब इस प्रश्नावली का जो काम था ना बेसिकली, है ना, कि भी दो दूरियों का सूत्र था और अंतर विभाजन बाह्य विभाजन, मेनली इसमें यही था निर्देशांक ज्यामिति में, है ना। तो वो पार्ट तो खत्म हो चुका है, अब बचा है बस कैलकुलेशंस। ठीक है, इसको सोल्व करने पर आपको क्या वैल्यू प्राप्त होती है। देखिए अब इतनी सारी समीकरणों को हम कैसे सोल्व करेंगे, किस तरह से मान ज्ञात करेंगे। देखो आप पहले कंसंट्रेट करेंगे x वाली समीकरणों पे, अर्थात x1, x2 और x3। इनकी जो समीकरण है उन पर बात करोगे, इन तीन राशियों की जो समीकरण है उन पर बात करेंगे। देखते हैं किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए x वाली समीकरण कौन कौन सी है, देखिए बेटा x वाली समीकरण कौन कौन सी है। एक तो देखो, एक ये समीकरण है पहली, एक है आपके पास समीकरण 3 और एक समीकरण है 5। तो इन तीन समीकरण जो है ये x से रिलेटेड है, x1, x2, x3 से रिलेटेड है। तो इनको हम लेते हैं। देखो 1 और 3 की अगर हम बात करें तो x2 कॉमन है, यहाँ पे दोनों जगह है। तो हम एक काम करते हैं ना, 1 में से 3 को घटा देते हैं तो x2 क्या होगा, कट जाएगा। देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या मान आएगा, समीकरण 1 का LHS कितना है, x1 + x2। इसमें से क्या घटेगा, x2 और x3 घटेगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। और इधर RHS में क्या आएगा, 2 - 0, 2 - 0। क्लियर। तो ये x2 से x2 कट जाएगा, बचेगा कितना, x1 - x3 बराबर किसके हो गया, 2 के। अब इससे क्या फायदा हुआ, कोई वैल्यू तो आई नहीं। देखिए देखते रहिए, बहुत फायदा हुआ है। x1 - x3 बराबर 2 करके एक नई समीकरण आई है। अब आप समीकरण 5 पे गौर करो। आपने तो 1 और 3 ये 2 ही लिए ना, x की समीकरण 1 ये भी तो थी। 5 और ये जो नई वाली समीकरण आई है ना, ये इस पे गौर कीजिए। ये दोनों समीकरण है देखो x1 और x3 की, जिसमें एक है x1 प्लस का और एक जगह है माइनस का। जैसे आप इन दो समीकरणों को जोड़ेंगे क्या वैल्यू आएगी, देखिए x1 + x2 तो कितना हो जाएगा, सॉरी x1 + x1 तो कितना हो जाएगा, 2x1। लेकिन x1 x3 प्लस का और x3 माइनस का ये क्या होंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 6। अर्थात केवल एक x1 बचेगा। 2 को इधर भेजने के पश्चात x1 का मान कितना आ गया, 3। क्लियर। तो यहाँ से एक सफलता हमें प्राप्त हुई है कि x1 का मान हमें प्राप्त हो गया, कितना आया, 3। अब यहाँ पे रुकना नहीं है, अभी तो और भी काम है ना, खूब सारे मान ज्ञात करने हैं। अभी तो एक वैल्यू ज्ञात हुई है। अब x1 का मान अगर 3 है, अब देखो x1 कहाँ पे काम आ चुका है, वहाँ x1 का मान रख दो, कुछ ना कुछ तो दूसरा मान आएगा ना। देखो समीकरण 2 में x1 आ रखा है सबसे पहले, सॉरी समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ पे आप x1 का मान 3 रखो तो क्या बनेगा, 3 + x2 = 2। देखिए 3 + x2 = 2। तो यहाँ से 3 का पक्षांतरण करने से 2 - 3 = -1। ये x2 का मान भी आ गया। अब x1 और x2 के 2 मान आ चुके हैं, ये और भी जहाँ कहीं पे है वहाँ पे रखते चलो, अगला मान आ जाएगा। समीकरण 5 की बात करते हैं, यहाँ पर भी x1 आ रखा है जिसका मान हमारे पास आ गया था कितना, 3। तो यहाँ पे रख दो, 3 + x3 = 4। देखिए 3 + x3 = 4। तो x3 बराबर कितना आ जाएगा, 4 - 3, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो कुल मिला के x3 का मान भी हमारे पास आ गया। तो x1, x2, x3 तीनों मान आ गए। y का तो नंबर ही नहीं आया। अब ले लेते हैं, देखिए y की समीकरण देखो कौन कौन सी है। एक तो ये समीकरण है, एक समीकरण है समीकरण 4 और एक समीकरण है समीकरण 6। ये समीकरण भी x वाली समीकरणों से रिलेटेड है, उससे मिलती जुलती है। देखो आप गौर कीजिए समीकरण 2 और 4 पे, ठीक है। y1 y2 y2 y3 है ना, तो y2 यहाँ पर भी है, y2 यहाँ पर भी है। काम करते हैं, घटा देते हैं इसमें से, समीकरण 2 में से समीकरण 4 घटा देंगे तो ये y2 जो होगा वो माइनस का होगा, तो और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, y1 - y3। y1 देखिए y1 + y2 पहली समीकरण,
समीकरण 2 जो है उसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों चिन्ह बदल गए इसके, क्लियर। और RHS में क्या आएगा 4 माइनस कौन सा, देखो ये 4 तो ये वाला, और माइनस कौन सा घटाने वाला, और उसके बाद में -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, और ये माइनस और माइनस गुणा होकर कितने हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे क्या होने वाला है y2 से y2 कटने वाला है, क्या बचेगा y1 - y3 बराबर कितना 6। अब फिर से वही बात कि सर 3 समीकरण तो थी है y1 y2 y3 में, एक और आ गई, कोई बात नहीं, गया क्या है कुछ ना कुछ आया ही है ना बेटा, फायदा है। और फायदा किस तरह से, देखो आप गौर कीजिए समीकरण 6 पे और समीकरण 8 पे, इस पे देखो y1 y3 है, इसमें y1 y3 है, यहाँ पे y3 प्लस का है, यहाँ पे y3 माइनस का है, हो गया काम। कैसे, 6 और 8 को जोड़ो, समीकरण 6 और समीकरण 8 को जोड़ो, ये y3 प्लस का, ये y3 माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा y1 और y1 मिलके 2y1, तो ये हो जाएगा 2y1, क्लियर। और बराबर में क्या रहेगा -2 और ये प्लस का 6, -2 प्लस का 6, ये सोल्व होके कितने हो जाएंगे 4। और ये जो 2 है इसको यहाँ बेचते ही बटा में बेचते ही 4/2 करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पे y1 का मान भी आ गया। अब ज़्यादा दूर नहीं है मंजिल, देखो y2 और y3 दो चीज़ें बची है, वो कैसे ज्ञात करते हैं, जब हमारे पास y1 का मान आ गया है तो अब पीछे समीकरणों में जहाँ कहीं पे भी y1 था वहाँ रखो, कोई दूसरी वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले समीकरण 2 में, है ना, y1 का मान शुरुआत यहीं से की थी ना हमने, तो यहीं रख लेते हैं। y1 का मान कितना है यहाँ 2 रखो, यहाँ पे कितना आएगा 2 + y2 बराबर 4, 2 + y2 बराबर 4, तो यहाँ पे y2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये माइनस हो कैसे यार पक्षांतरण करने से, क्लियर। तो y2 का मान भी आ गया 2। उसके बाद में बात करते हैं समीकरण 6 से। अब समीकरण 6 कौन सी है और क्यों ले रहे हैं भैया, y1 और y2 दो ही तो मान आया है, अभी y3 ज्ञात करना है। तो देखो y3 कहाँ पर है, y3 देखिए आपके पास समीकरण 6 में आया है, जिसमें और क्या है y1 भी है, y1 का मान तो हमारे पास पड़ा है 2, यहाँ रख देंगे 2 + y3 बराबर -2, 2 + y3 सॉरी ये रहा 2 + y3 बराबर -2, यहाँ से कितना आ जाएगा पक्षांतरण करते ही y3 का मान -2, ये है ही 1 - 2 और हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो कुल मिला के यहाँ से आपके पास y3 का मान भी आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये खूब सारे मान तो हमने ज्ञात कर लिए, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, ये आंसर आ गया आपके पास A B C, जिसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 थे, ये ज्ञात करने थे, ये हमने ज्ञात कर लिए। तो अब आपको खाली आंसर लिखना है, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे भैया अतः जो त्रिभुज ABC है या जो भी शीर्ष आपको ज्ञात करने थे दिए गए त्रिभुज के, उनके निर्देशांक हो जाएंगे। बोलिए x1 y1, x1 का मान कितना है 3, y1 का मान बोलिए कितना है, y1 का मान देखिए कहाँ पे ज्ञात हुआ है हमारे पास, y1 का मान देखो यहाँ पे ज्ञात हुआ है 2, है ना, तो एक पॉइंट हो जाएगा 3,2। दूसरा पॉइंट जो था बिंदु B वो था x2 y2, ठीक है। तो x2 का मान कितना है बेटा, x2 का मान देखिए यहाँ पे आ चुका कितना -1, और y2 का मान आ रखा है 2, तो -1 और 2 ये आपके पास अगला पॉइंट हो गया, -1 और 2। इसी तरह से तीसरा जो शीर्ष था C हमने जो माना था x3 y3, उसके मान भी लिख लेते हैं। देखिए x3 का मान कितना है 1 और y3 का मान कितना है -4, तो 1, -4 इस तरह से ये तीसरा शीर्ष भी हमने ज्ञात कर लिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। दिखने में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, बाकी अगर आप इसको इस तरह से समझोगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ताकि काफ़ी से ज़्यादा बच्चों को जो है ये नॉलेज पहुंच सके। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।